केंद्र सरकार की ओर से दी गई हालिया सूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम डेटा को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के डेटा को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। और सरकार के इस कदम को, जुडिशरी के इस पूरे प्रोसेस को मुख्य तौर पर हमारे देश में न्यायपालिका को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरी ग्रिड पर बात करेंगे, इसी पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड क्या होता है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये व्यवस्था महत्वपूर्ण किस तरह से है, इस पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हमारी जुडिशरी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जुडिशरी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ई कोर्ट परियोजना के तहत किस तरह के प्रयास किए गए हैं, किस तरह की दूसरी पहलों की शुरुआत की गई है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड है क्या, राष्ट्रीय जुडिशरी डेटा ग्रिड पर बात करते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी कि साल 2007 में भारत सरकार की ओर से भारतीय न्यायपालिका को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसमें रिफॉर्म करने के लिए, और ये रिफॉर्म की जो बात की जा रही थी वो रिफॉर्म मुख्य तौर पर आईसीटी के जरिए आने वाले थे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए सरकार की ओर से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस नए प्रोजेक्ट का नाम था ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका जो दूसरा चरण था वो 2015 में शुरू किया गया था। और इसी दूसरे चरण के तहत मुख्य तौर पर भारत में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड का गठन किया गया था। क्या है ये? तो मुख्य तौर पर जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इस ग्रिड में भारत में जो तकरीबन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय मौजूद है, इसके अलावा जो तमाम हाई कोर्ट्स मौजूद हैं और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो भारत की तमाम न्यायपालिका है, जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम के जो तमाम निर्णय आए हैं, जो तमाम डिसीजंस आए हैं, इसके अलावा जो तमाम केसेस वहाँ पर मौजूद हैं, उन केसेस, उन डिसीजंस का एक डेटाबेस है। तो यहाँ पर आप उन केसेस से जुड़े आंकड़ों को पढ़ सकते हैं, उन केसेस को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेटा ग्रिड की एक विशेषता ये भी है कि इसमें आपको रियल टाइम डेटा मिलता है, यानी कि आपको तुरंत उसी समय डेटा अपलोड कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो इसमें आपको इस बात की समस्या नहीं रहती कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो पुराना डेटा है। आपको एकदम नया डेटा दिया जाता है और आप उस डेटा के आधार पर इंडियन जुडिशरी की एफिशिएंसी को माप सकते हैं। तो ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, ये डेटा ग्रिड केवल उच्च न्यायपालिका पर लागू नहीं होती है। इसमें तालुका स्तर की जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है उसको शामिल किया गया है। बहुत बहुत निचले स्तर पर जाकर इसमें डेटा को शामिल किया गया है। तो अक्सर हमारी ये समस्या रहती है कि जब हम किसी बड़े लेवल पर डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास केवल सुप्रीम कोर्ट का डेटा रहता है, हाई कोर्ट का डेटा रहता है, लेकिन अक्सर जो ग्राउंड लेवल का डेटा है, जो ग्राउंड जुडिशरी का डेटा है, जो लोअर जुडिशरी का डेटा है, वो हमारे पास मौजूद नहीं रहता है। तो इसकी वजह से समस्या इस बात की पैदा होती है कि हम लोअर जुडिशरी की एफिशिएंसी को, उसकी कुशलता को बहुत बेहतर ढंग से नहीं नाप पाते हैं, उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो पूरी व्यवस्था है, इसमें आपको तालुका स्तर के जो कोर्ट मौजूद है, जो न्याय व्यवस्था मौजूद है, उसका डेटा भी मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बहुत विशेष बात हो जाती है। इसके अलावा इस पूरी ग्रिड को विकसित किसने किया है? तो इस पूरी ग्रिड को विकसित करने का जो काम है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किया गया है। अब इस सेंटर की भी बात कर लेते हैं।
तो ये जो सेक्टर है मुख्य तौर पर भारत सरकार और सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग हिस्से हैं, उन्हें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि सरकार को अगर कोई वेबसाइट बनवानी है तो सरकार एनआईसी के पास जाएगी और एनआईसी के पास जो इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम मौजूद है वो उस वेबसाइट का निर्माण करेगी। या फिर सरकार को कोई डेटाबेस बनवाना है, सरकार को कोई सर्वर बनवाना है, तो ये जो तमाम काम है इन कामों को करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई है। अब जो एनआईसी है, इस एनआईसी के पास अपनी एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम भी मौजूद है और कभी कभी एनआईसी फ्रीलांस पर काम भी करवाती है। जो भारत की निजी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करती है। तो ये तो एनआईसी की बात हुई। इसके अलावा इस डेटा ग्रिड पर, इस डेटा ग्रिड ये कितना बड़ा डेटा है, यहाँ पर इसका डेटाबेस कितना ज़्यादा बड़ा है, उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस पूरे डेटा ग्रिड पर तकरीबन 23.81 करोड़ मामले मौजूद हैं। आप इन मामलों को देख सकते हैं। इसके अलावा इसी डेटा ग्रिड पर तकरीबन 23.02 करोड़ जो कोर्ट के निर्णय आए हैं, जो कोर्ट का आदेश आया है, उससे जुड़ा डेटा भी इस पर मौजूद है कि वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, उसका डेट क्या है, उसमें फीमेल शामिल है, मेल शामिल है, उस केस का नेचर क्या है। तो इस तरह का जो तमाम डेटा है वो डेटा आपको इस पूरे ग्रिड पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात एक समझनी जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको इस डेटा ग्रिड पर किसी मामले की, किसी केस की जानकारी नहीं मिलेगी कि उस केस में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, उस वो केस किस बात को लेकर था। तो ये तमाम चीज़ें इस पूरे डेटा ग्रिड में मौजूद नहीं है। इस पूरे डेटा ग्रिड में केवल वो जो तमाम केसेस मौजूद हैं उनसे जुड़ा डेटा मौजूद है कि मुख्य तौर पर केस किस तरह के, भारत में किस तरह के केस आ रहे हैं, ज़्यादा सिविल केस आ रहे हैं या फिर ज़्यादा क्रिमिनल केस आ रहे हैं। तो इस तरह का जो डेटा है वो इस वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अलावा अगर वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट है एनजेडीसी यानी कि नेशनल जुडिशियल जो डेटा ग्रिड है उसका नाम है। इसके अलावा ecourt.gov.in, अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप इस पूरे डेटा ग्रिड को देख सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें दिखाया गया है कि भारत में टोटल सिविल केसेस कितने हैं, भारत में क्रिमिनल केसेस की संख्या कितनी है, इसके अलावा टोटल केस कितने हैं सिविल केस और क्रिमिनल केस को मिलाकर। इसके अलावा सिविल ऐसे कौन कौन से सिविल केस हैं जिनकी संख्या 1 साल से ज़्यादा है, यानी ऐसे केस जो कि 1 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है, तो उनकी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में तकरीबन 59.94% केस ऐसे हैं सिविल केस जो कि 1 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है और ऐसी ही कुछ संख्या क्रिमिनल केसेस में भी है। अब क्रिमिनल केसेस में ये संख्या थोड़ी ज़्यादा है। क्रिमिनल केसेस में तकरीबन 62.57% केस ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो कुछ डेटा है वो डेटा हमें इस पूरी वेबसाइट पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें किसी केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि भारत की जो समग्र न्यायपालिका है उससे जुड़ा जो डेटाबेस है वो हमें इस पूरे ग्रिड पर प्राप्त हो जाता है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा ये जो डेटा था, ये जो डेटा मुख्य तौर पर है ये केवल हमारी लोअर जुडिशरी का है और अगर आपको हायर जुडिशरी का डेटा चाहिए तो इसके लिए 2 अलग से लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का डेटा मिल जाएगा, आपको यहाँ पर हाई कोर्ट का डेटा मिल जाएगा। तो आप भारत की समग्र न्यायपालिका का डेटा इस पूरी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा जो इस नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है, आखिर इस नई व्यवस्था का महत्व क्या होगा। तो सबसे पहले जो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ये होगी कि इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से भारत में, भारतीय न्यायपालिका में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा लोगों में जो न्यायपालिका है उस पर विश्वास बढ़ सकेगा, न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इससे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से हमारे देश में जो लंबित मामले हैं, जो पेंडिंग केस हैं, उनकी निगरानी की जा सकेगी, उनको बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा और उन मामलों को कम कैसे किया जाए इस पर भी विचार किया जा सकेगा। अब ये होगा कैसे, तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट वाली वेबसाइट को देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुल पेंडिंग मामलों की संख्या है वो तकरीबन 64,854 के आसपास है 2023 में। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उसी वेबसाइट पर एक और डेटा मौजूद है
जिससे हमें पता चलता है कि पिछले महीने यानी कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो कुल मामले पंजीकृत हुए थे उनकी संख्या 5412 थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में जिन मामलों को निपटाया था उन मामलों की संख्या 5033 थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महीने के दौरान सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों को निपटा रहा है और जो मामले पंजीकृत हो रहे हैं उनकी जो संख्या है वो तकरीबन एक समान ही है। तो इसके आधार पर इस पूरे डेटा को इवैल्यूएट करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकतर मामले पेंडिंग मौजूद हैं वो मामले बहुत साल पुराने हैं, वो मामले कोई नए मामले नहीं है, वो बहुत पुराने मामले हैं। तो अब हमारे पास ये निष्कर्ष आ गया कि बहुत पुराने मामले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डेटा के आधार पर, इस पूरे कंक्लूजन के आधार पर अपने अपने स्ट्रक्चर को, अपने फ्रेमवर्क में बदलाव कर सकती है और जो पुराने मामले हैं उन मामलों को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए एक नई व्यवस्था का गठन किया जा सकता है। तो ऐसे में हमारी जो जुडिशरी है वो और ज़्यादा कुशल हो सकेगी और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकेगी इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से। इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था से हम हमारे देश में न्याय और कानून प्रदान करने में, न्याय प्रदान करने में जो तमाम बॉटलनेक्स आते हैं, जो तमाम चुनौतियां आती हैं, जो तमाम समस्याएं आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर कर सकेंगे। ये कैसे होगा? तो अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में या फिर किसी राज्य में हमें लैंड से कानून, जो हमारा भूमि विवाद होता है उससे जुड़े बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि वहां पर जो भूमि से जुड़ा कानून है उस कानून में कुछ समस्या मौजूद है। तो ऐसे में हम उस कानून में सुधार कर सकते हैं और कानून में सुधार करके वहां पर वहां पर भूमि विवाद से जुड़े जो मामले हैं उन मामलों की संख्या में कमी की जा सकती है। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी जगह पर जो क्रिमिनल केस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम ये देख सकते हैं कि वहां पर जो कानून व्यवस्था है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, तो उस क्षेत्र में हम कानून व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं उन बातों पर इस पूरे डेटा के आधार पर उन निष्कर्षों को निकाला जा सकता है और निष्कर्ष को निकाल कर हम स्पेसिफिक एरियाज में काम कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पर काम कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कानून पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो हमारे देश में न्यायपालिका को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगी और जो जस्टिस, सभी को न्याय प्रदान करने का जो लक्ष्य है हमारे संविधान में जो निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को हम और बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बात हुई, इसकी इम्पोर्टेंस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो था, जो 2007 में शुरू किया गया था, इस प्रोजेक्ट के तहत और कौन-कौन से इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला है वो है केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मुख्य तौर पर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हमने पहले बात की थी कि जो ग्रिड हम जिसको पढ़ रहे हैं उस ग्रिड में किसी केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर पर आपको किसी केस से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो जानकारियां आपको यहाँ से मिल जाएंगी कि केस की स्थिति क्या है, केस का मामला क्या है, कहाँ पर वो पहुंचा है, डिसीजन आया है या फिर नहीं आया है, अगर डिसीजन आ गया है तो किस तरह का डिसीजन आया है। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको केस सूचना सॉफ्टवेयर से मिल जाएंगी। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट भी शुरू की गई है। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से आप मुख्य तौर पर किसी दूसरी जगह पर रहकर भी किसी कोर्ट की कार्यवाही को अटेंड कर सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की गई है और वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था के माध्यम से हमने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मामलों को निपटाने की कोशिश की है और ये एक स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था प्रदान करता है। आप मामलों को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, इसमें बहुत बार तारीख देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, यानी कि मान लीजिए कि कोई बहुत खुखार अपराधी है जिसको लेकर ये आशंका है कि वो अगर जेल से बाहर आया तो जेल से भाग जाएगा। तो ऐसे में उस अपराधी के लिए हम उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं कोर्ट में। तो ऐसे में उस व्यक्ति को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर मान लीजिए कि कोई विटनेस है, कोई गवाह है जिसको लेकर ये आशंका है कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ऐसे में उसके बयान को रिकॉर्ड करने के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये भी ई कोर्ट के तहत शुरू किया गया है। इसके अलावा एक सुपेस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल मुख्य तौर पर भारत की जो उच्च न्यायपालिका है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है,
उसके न्यायाधीशों की मदद करने के लिए शुरू की गई है। ये मुख्य तौर पर एआई पावर्ड एक व्यवस्था है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए भारत में जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें मदद करती है। मदद किस मामले में? तो मान लीजिए कि किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कोई स्पेसिफिक मामला ढूंढना है, कोई केस ढूंढना है, तो पहले ये होता था कि उस न्यायाधीश को पहले किताबों में खोजना पड़ता था कि वो मामला क्या है। अब मुख्य तौर पर, या फिर मान लीजिए कि किसी किसी सब्जेक्ट मैटर से जुड़े हुए बहुत सारे मामले खोजने हैं, तो अब वो जज क्या करेंगे कि वो इस पोर्टल पर जाएंगे और इस पोर्टल पर अपना टॉपिक डालेंगे और उस टॉपिक से जुड़े जो तमाम मामले हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। तो इस तरह से, या फिर उस टॉपिक से जुड़े जो तमाम नियम कानून मौजूद हैं वो उन्हें मिल जाएंगे। तो आसानी से किसी टॉपिक का कानूनी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। तो ये पोर्टल जो है ये भी हमारे न्यायाधीशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका टाइम बचाएगा। अब जब उनका टाइम बचेगा तो ज़ाहिर तौर पर मामले जो हैं वो जल्दी जल्दी निपटाए जा सकेंगे। तो भारतीय न्यायपालिका में जो मामले पेंडिंग हैं उन्हें भी आसानी से कम किया जा सकेगा। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं मुख्य तौर पर भारत में जो तमाम पेंडिंग मामले हैं उन मामलों को कम करने के लिए शुरू की गई है। तो ऐसे में अगर आपके प्रश्न पत्र में ये सवाल आता है कि भारत सरकार की ओर से या फिर जुडिशरी की ओर से भारत में पेंडिंग मामलों को कम करने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है, इसलिए इसके अलावा नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड शुरू किया गया है, वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की गई है, सुपेस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं इन्हें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इस पूरे प्रोजेक्ट की, इनिशिएटिव्स की। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि भारत सरकार की ओर से ई कोर्ट प्रोजेक्ट को किस वर्ष शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साल 2000, ऑप्शन बी साल 2005, ऑप्शन सी साल 2007 या फिर ऑप्शन डी साल 2015। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और आप जानते ही हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।